हेलो स्टूडेंट्स, मैं इजहार अशरफ आप सभी का मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन है, नंबर सिस्टम, उसके बारे में डिटेल जानकारी आप सभी को दूंगा। नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, अगर नंबर सिस्टम किसी स्टूडेंट को नहीं आता है या इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैथ को सीखने समझने में उसकी बहुत ही डिफ़िकल्टी महसूस होती होगी। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जो काउंटिंग के सभी नंबर होते हैं। काउंटिंग के सभी नंबर मतलब गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हम कोई भी चीज़ गिनना शुरू करते हैं तो वन से शुरू करते हैं, यानी प्रकृति में हम कोई भी चीज़ गिनना शुरू करते हैं तो एक से शुरू करते हैं। इसलिए गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। उसको हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। और इसको 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती हैं। यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है इसमें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इसमें 1 होगा, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 हो जाएगी और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती। यानी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। यानी आप जितना सोचेंगे उससे बड़ी भी प्राकृतिक संख्या आपको मिलेगी। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्याओं के बारे में आप समझेंगे। इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर W से हम डिनोट करते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में अगर हम जीरो को शामिल कर लें, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो संख्याएं आपकी कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में हम होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें जीरो शामिल हो गया तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो आप बताएंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो हम यही कहेंगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। यानी कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। जिस तरह से कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, उसी तरह कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। अब पूर्ण संख्या आने के बाद उसके बाद आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक में आप जानेंगे, पूर्णांक को हम अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं। यानी पूर्णांक को अंग्रेजी में हम इंटीजर बोलते हैं। इसको I अथवा Z से हम डिनोट करते हैं। अब इंटीजर में अब देखिए सभी पूर्ण संख्याएं भैया और प्राकृतिक संख्याओं का निगेटिव यानी ऋणात्मक मान, उन सभी का समुच्चय पूर्णांक कहलाता है। समझ लीजिए, सभी पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान का समुच्चय लिया जाए तो वो सभी
संख्याएं हमारी कहलाती हैं पूर्णांक। इसको अंग्रेजी के आई अथवा जेड से हम डिनोट करते हैं, ऐसे 0 ±1 ±2 ±3, इस तरह से अनंत तक ये भी जाएंगी। यानी पूर्णांक में अब धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और जीरो भी शामिल होता है। अब इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्णांक नहीं होती है। कोई भी पूर्णांक सबसे छोटी या सबसे बड़ी नहीं हो सकती। अगर हम छोटी की बात करें तो यानी माइनस की जितनी बड़ी संख्या लेंगे वो सबसे छोटी होती जाएगी, तो अनंत तक गिनते रहिए। और उसी तरह ये आपका अगर प्लस वाला पॉजिटिव संख्या ले रहे हैं तो अनंत तक इसको भी हम लेंगे, तब तक कि जहाँ तक कि सोचेंगे उससे भी बड़ी आपकी पूर्णांक मिल जाएगी। यानी पूर्णांक में न सबसे बड़ी पूर्णांक होती है न सबसे छोटी पूर्णांक होती है। उसके बाद आता है आपका पूर्णांक के बाद रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं में ऐसी सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाए, ऐसी सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाएं और जहाँ पे q 0 ना हो और pq कोई भी पूर्णांक हो, इसको हम समुच्चय रूप में ऐसे लिखते हैं x, यानी ऐसी सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाएं जहाँ q 0 ना हो तथा pq कोई पूर्णांक हो। यानी ऐसी सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाए जहाँ pq कोई भी पूर्णांक हो। इसमें शर्त यही है कि q 0 न हो। तो q 0 न होने की बात आ जाती है, तो जैसे आप आते यानी 0 हमारा क्या होगा, यानी सभी पूर्णांक की बात कह रहा है, यानी p की कोई भी पूर्णांक होंगे तो 0 भी हमारा पूर्णांक है, तो 0 भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं। -3 है, 3/2 लिख सकते हैं। यानी सभी पूर्णांक हमारे क्या होंगे, एक तरह से परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी पूर्णांक को हम उसके 1 से बटे में लिख दिया जाए 1, तो सभी हमारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। यानी सभी पूर्णांक एक तरह से हमारी परिमेय संख्या होती हैं। तो -3/2, 1/2, 5/7, 8/9, ये सब संख्याएं हमारी क्या हैं, परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। कोई पूछता है कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप कह सकते हैं 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। कोई कह सकता है 1 परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि इसको भी हम 1/1 लिख सकते हैं। इसके बाद कोई अगर पूछ सकता है कि 1 के बाद 2 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि 2 भी परिमेय संख्या, उसको 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। -3 है कि नहीं, तो -3 भी परिमेय संख्या, उसको भी -3/1 यानी p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, कुछ धनात्मक परिमेय संख्या होती हैं, कुछ ऋणात्मक परिमेय संख्या होती हैं। तो धनात्मक परिमेय संख्याएं जिसके अंश और हर दोनों धनात्मक होंगे वो धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती हैं, और जिसके अंश या हर में कोई एक ऋणात्मक होगा उसको, यानी कोई एक ऋण होगा तो उसको हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। धनात्मक परिमेय संख्या अंश और हर दोनों धनात्मक होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने लिया है 1/2, 5/7, 8/9, 1/1, 2/1, ये सब क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। ऋणात्मक परिमेय संख्या -3/2 हो गया, -3/1 हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, ऋणात्मक, यानी अंश और हर में कोई भी एक अगर ऋण है तो उसको हम ऋणात्मक परिमेय संख्या आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आती है, तो हम इससे पहले बहुत बचपन में कक्षा 5-6 में हम पढ़े होंगे, 5 में पढ़े होंगे कि भिन्न के कॉन्सेप्ट के बारे में वहाँ पे आपको पढ़ाया गया होगा। तो भिन्न क्या होता है, तो भिन्न के बारे में आप समझ सकते हैं, ऐसी संख्याएं, भिन्न के बारे में आप कह सकते हैं भिन्न, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा
कि कोई भी संख्या जो a बटे b के रूप में लिखा जाए, भिन्न के बारे में जो हमने पढ़ा है, कोई भी संख्या एक a बटे b के रूप में लिखा जाए और b 0 ना हो तथा b a और b किस में हो, a और b यहाँ पे नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर का मतलब हो गया आपके कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, यानी a और b प्राकृतिक संख्या होंगे, यानी a और b कोई प्राकृतिक संख्या b 0 ना हो तो भिन्न कहलाती है। यानी यहाँ से अब चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि जितने भी परिमेय संख्या धनात्मक होंगे वास्तव में वही आपके भिन्न कहलाएंगे, यानी धनात्मक परिमेय संख्याएं आपकी भिन्न कहलाएंगी। कौन सी? धनात्मक परिमेय संख्याएं भिन्न कहलाएंगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। परिमेय संख्याओं के बाद अब आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं यानी ऐसी सभी संख्याएं जो p बटे q के रूप में न लिखी जा सकें, ऐसी सभी संख्याएं जो p बटे q के रूप में न लिखी जा सकें उसको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, यानी करड़ी की सभी संख्याएं, यानी करड़ी की सभी संख्याएं वो क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगे, यानी 2√2 भी हमारा अपरिमेय संख्या है। यानी करड़ी की सभी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। इसमें पाई भी शामिल है। अब समझिए, इसका एक परिभाषा इस तरह से भी समझ सकते हैं, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी, यानी हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं, अशांत अनावर्ती संख्याएं। अशांत अनावर्ती संख्याएं, अशांत और अनावर्ती संख्याएं क्या होंगी हमारी? वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। कैसे जानेंगे अशांत अनावर्ती कौन कौन सी हैं? जैसे आप पाई का मान अपरिमेय लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और कन्फ्यूजन ज़्यादातर स्टूडेंट में देखने को मिला है, पाई का मान हम 22/7 लेते हैं। अक्सर क्वेश्चन सॉल्व करने में पाई का मान हम 22/7 लेते हैं, मगर 22/7 है, 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और ये हमारा क्या है? अपरिमेय है। अब जब ये अपरिमेय संख्या है तो हम इसका मान 22/7 क्यों लेते हैं? तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि पाई का मान दशमलव के 2 स्थान तक, पाई बराबर 3.14 लिखते हैं ना, तो 22/7 का भी मान जो होता है, 22/7 का भी मान दशमलव के 2 स्थान तक सेम होता है। इसके अलावा जो होता है वो अलग होता है। ये दशमलव के कुछ स्थान के बाद सेम यही रिपीट करेगा, यानी जो 22/7 है, जो 22/7 है ये रिकरिंग मतलब है शांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। अशांत आवर्ती परिमेय संख्या, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। और ये क्या है? अशांत अनावर्ती परिमेय संख्या है। अशांत अनावर्ती परिमेय संख्या है। ये अशांत अनावर्ती परिमेय संख्या है, दशमलव के 2 स्थान तक दोनों के मान समान है, इसलिए हम 22 का मान लगभग, पाई का मान लगभग 22/7 होता है, ना कि इसके बराबर होता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है पाई क्यों हम और परिमेय लेते हैं और 22/7 परिमेय लेते हैं, तो आप यही कहेंगे कि पाई का दशमलव के 2 स्थान तक दोनों का मान समान है, उसके अलावा ये आपका टर्मिनेट नहीं होगा और रिकरिंग भी नहीं करेगा, अनावर्ती होगा, अशांत है और अनावर्ती भी है। और ये आपका क्या है? ये अशांत मगर आवर्ती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये अशांत अनावर्ती क्या होता है और शांत अनावर्ती क्या होता है? अशांत एक होता है शांत
संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको कुछ समय के बाद वो कट जाती हैं, यानी ऐसी परिमेय संख्याएं जो कुछ समय के बाद वो पूरी तरह से क्या होंगी, कट जाएंगी, पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। जैसे 1/2 है, इसको भाग देंगे तो इसको 0.5, यानी ये क्या हो गया, शांत हो गया, यानी ख़त्म हो गया। मगर वहीं 1/3 अगर किया जाए तो 0.3333 इस तरह से आता रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, आवर्ती हो गया, और ये शांत हो गया। ये क्या हो गया, आवर्ती इसे कहते हैं, यानी जो समाप्त नहीं होती है, आवर्ती। जो समाप्त नहीं होती हैं आवर्ती संख्याएं कहलाती हैं, आवर्ती संख्या। और जो समाप्त होती हैं वो शांत संख्याएं कहलाती हैं, शांत संख्या। इस चीज को ध्यान रखेंगे, शांत संख्याएं जो समाप्त हो जाती हैं और आवर्ती संख्या जो समाप्त नहीं होती हैं। अब यहाँ पे अशांत अनावर्ती, यानी अशांत, बार बार रिपीट कर रहा है, अशांत कहने का मतलब ये समाप्त भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। अनावर्ती के मतलब, अशांत अनावर्ती मतलब ये कि ये समाप्त भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। अशांत आवर्ती के मतलब ये समाप्त नहीं होगा मगर वो क्या होगा, वो रिपीट करेगा, यानी कुछ समय के बाद। जैसे यहाँ 3 रिपीट कर रहा है ना, तो ये 3 ये बार बार आएगा। तो इस तरह से हमका को क्लियर हुआ कि पाई अपरिमेय संख्या और 22/7 परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि पाई जो है अशांत अनावर्ती परिमेय, अनावर्ती संख्या है, सॉरी परिमेय नहीं, अशांत अनावर्ती संख्या है। ये आपका अशांत आवर्ती संख्या है, आवर्ती संख्या है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वे सब, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। इसमें माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इन्फिनिटिव के बीच में जितनी भी संख्या हैं वो सभी आती हैं। 0, 1, इसके बीच में 1/2 भी आएगा, 2 √2 भी आएगा, 3, इस तरह से आपका बहुत सारी संख्याएं हैं। यहाँ पे -1/2, -1, -2 डाटा, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं इधर भी हैं और इधर भी है। यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस, यानी सभी, इस तरह से समझ सकते हैं, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये तो हो गया आपका नंबर सिस्टम्स, यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, वास्तविक। ये इतनी चीज़ें आपको बेसिकली सारे बच्चों, स्टूडेंट को ये चीज़ें जाननी चाहिए। इसके अलावा जो है, अब इसमें भी क्लासिफिकेशन है। कुछ क्लासिफिकेशन ऐसे हैं जैसे सम संख्या है, विषम संख्या है, इसको बारे में भी आप जान लें, सम संख्या विषम संख्या के बारे में। आपने पढ़ा प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो अब आता है सम संख्याएं, सम संख्याएं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। सम संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उनको हम सम संख्याएं कहते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उनके समुच्चय को हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से आप बहुत सारी संख्याएं आप लिख सकते हैं। यानी सम संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं, समझिए, ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों वो सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है विषम संख्याएं। इसके बाद आता है विषम संख्याएं। ऐसी विषम संख्याओं के बारे में
वो सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी इस तरह से, यानी 2 से विभाजित न होने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाती हैं। सम हो गया, विषम हो गया। उसके बाद 2 और आते हैं, भाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लीजिए। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी जो संख्याएं 1 से भी विभाजित हो, स्वयं से भी विभाजित हो और 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित हो, वैसी सभी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी जैसे आप लिख सकते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में, तो भाज्य संख्या आपकी आ जाएगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 आ जाएगी। उसके बाद भाज्य संख्या के उसके बाद 6 आएगी। भाज्य संख्या है 4, 6, 8, 9, ये भाज्य संख्याओं के 4, 6, 8, 9। फिर इसके बाद आ जाएगी आपकी 12, 10 भी है, 10, 12, 14, 15, यानी ये सब भाज्य संख्या है। यानी जो स्वयं से विभाजित हो, 1 से, स्वयं से और किसी अन्य से। जैसे 2 है, 2 को हम 4 को हम किससे किसे विभाजित कर सकते हैं? 4 का फैक्टर हमारे क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। 6 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 6 को हम 1 से भी विभाजित कर सकते हैं, 2 से भी विभाजित कर सकते हैं, 3 से भी विभाजित करते हैं और 6 से भी विभाजित कर सकते हैं। यानी 6 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। यानी स्वयं, यानी देखिए 6 और 1 के अलावा 2 इसके गुणनखंड मिल रहे हैं, 2 और 3। यहाँ पे 1 और 4 के अलावा 2 मिल रहा है। यानी ऐसी सभी संख्याएं 1 या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वो क्या कहेंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर हुआ? अब इसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याओं के बारे में समझिए। ऐसी सभी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य से न कटें। स्वयं और किसी अन्य के अलावा, स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य से न कटे, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब आ जाती है आपका 2, 3, 2 से कटेगा या 1 से कटेगा, 3 से कटेगा या 1 से कटेगा। इसके बाद 5 भी 1 से कटेगी या 5 से कटेगा। फिर 7 आ गया, फिर 11, 13, 17, यानी इस तरह ये अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ, इन दोनों से भी क्वेश्चन बनता है, यानी भाज्य और भाज्य से क्वेश्चन बनता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या कहलाएगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे बड़ी आप गिन नहीं सकते, बहुत बड़ी होंगी। अब यहाँ पे आता है अभाज्य में सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात आ जाएगी तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। उसके बाद सबसे छोटी पूछा जाता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तब भी कहेंगे 2, और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या तब भी 2। यानी यहाँ पे 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या में 2 ही हम कहेंगे। सम के बारे में बड़ी हो या छोटी हो 2 ही आएगा। यानी एक ही सम संख्या जो है वो आपकी अभाज्य संख्या होती है, वो है 2। अब कहा जाएगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी। मगर आप सीधे ऐसे पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 कहेंगे। ये आपका नंबर सिस्टम हुआ।
इनको आप सभी को डिटेल में जानना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था, मेन उद्देश्य ये है कि आप सभी लोग नंबर सिस्टम के बारे में कम से कम इतना नॉलेज रखें, ताकि कोई अगर इस पे प्रश्न पूछता है तो उस पे आप बता सकें। अब नेक्स्ट आगे के वीडियो में हम नए टॉपिक पर इस टॉपिक पे हम नई वीडियो आप लोगों को लेकर आएंगे। इसके लिए धन्यवाद।